हेलो एवरीवन, बिना विशाल साइड वेलकम बैक टू चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। पूरा बेसिक्स लेकर हायर लेवल तक डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। 3 पार्ट में सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है रेडियो एक्टिविटी को लेकर के। ये थोड़ा सा टॉपिक उल्टा है, बच्चों को समझ में बहुत कम आता है, लेकिन इस बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, इस लहजे में समझाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार से नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपको लगेगा आपने पहले बहुत बार पढ़ चुका है, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ने वाले रेडियो एक्टिविटी। इस पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, अल्फा बीटा गामा कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, और हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिर जो तीसरा पार्ट होगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं रेडियो एक्टिविटी से लेकर, यानी कि पूरा रेडियो एक्टिविटी 3 पार्ट में कंप्लीट पूरा देखना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, जहाँ भी रेडियो एक्टिविटी की बात आए तो आप ये समझना कि एक प्रकार का न्यूक्लियर फिनोमिना होता है। क्या होता है? नाभिकीय प्रक्रिया होता है, यानी कि जो भी एक्टिविटी होंगी वो सब न्यूक्लियर की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से होंगी और न्यूक्लियर में ही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी को लेकर के, क्या? इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना। ये क्या होता है अभी बताते हैं। न्यूक्लियर फिनोमिनन एक नाभिकीय प्रक्रिया होता है रेडियो एक्टिविटी। इसका मतलब आपको पता होगा कि अगर मैं बातचीत करूं हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे रेडियम की बात कर लो, थोरियम की बात कर लो, पोलोनियम की बात कर लो, यूरेनियम की बात कर लो, तो इनकी साइज बिग होती है। साइज बिग होने से क्या होगा, इनका जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी क्या होता है? बड़ा होता है। अब न्यूक्लियस के बिग साइज होने के कारण ये अनस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल, अस्थायी होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए बहुत सारे रेज इमिट करते हैं। ये टूटते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है, और टूट टूट करके कुछ रेज इमिट करते हैं अल्फा बीटा और गामा के रूप में। ठीक है, जिन्हें हम रेडिएशन बोलते हैं। और इसी प्रक्रिया को, फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। आए समझ में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक बार और समझ लो कि जितने भी हायर एटॉमिक नंबर के यानी कि उच्च परमाणु क्रमांक के एलिमेंट्स तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, रेडियम हो गया, इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनका परमाणु संख्या ज़्यादा का मतलब क्या? इनकी साइज भी बड़ी है। ठीक है, साइज बड़ी मतलब क्या? इनका न्यूक्लियस बड़ा होगा। और जब भी न्यूक्लियस बड़ा होगा तो ये समझ लेना कि ये अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट यानी टूटते रहते हैं। टूट करके 3 प्रकार के रेडिएशंस निकालते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आए समझ में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो थोड़ा सा बेसिक और समझ लो। मैंने क्या बताया? इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, यानी क्या है? एक प्रकार का ये न्यूक्लियर फिनोमिना है। जैसे मैं हायर एटॉमिक एलिमेंट्स की बात करूँ, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इनकी साइज क्या है? इनकी साइज बिग है, तो इनका न्यूक्लियस भी क्या होगा? न्यूक्लियस बिग होगा। अब न्यूक्लियस बिग होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से क्या होगा? ये अनस्टेबल होते हैं। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल, यानी अस्थायी हो जाते हैं। किसी भी एलिमेंट की साइज अगर बड़ी है तो न्यूक्लियस बड़ी है, और न्यूक्लियस बड़ी तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी स्टेबिलिटी बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? ये टूटने लगते हैं। टूटने लगते हैं, क्या करते हैं? टूट करके ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस क्या करते हैं? ये रेडिएट करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? ये अल्फा बीटा और गामा, यानी कि ये ब्रेक होकर के टूट करके अल्फा और बीटा रेडिएशंस क्या करते हैं? ये इमिट करते हैं, निकालते हैं। और इसी प्रोसेस को, अल्फा बीटा और गामा का निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। आए समझ में? आए समझ में रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? ठीक है, ये रही बात हमारी रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी का अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? समझने की कोशिश करना। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? रेडियो एक्टिविटी इज
हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है इंग्लिश में, समझ में तो पूरा हिंदी में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस emission of अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। बस बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करना, आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द nucleus, from the nucleus during their breaking, ठीक है, इट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, या फिर इस फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, यानी कि अपने आप से, ऐसा नहीं कि हमें कोई फोर्स लगाना पड़े या फिर कोई चीज़ ऐसा करना पड़े इसे इमिट करें। यानी कि न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से अनस्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये टूटता रहता है। जो न्यूक्लियस है टूट करके ये अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल क्या करता है, इमिट करते रहता है, यानी कि निकालते रहता है अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली होता क्यों है और होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बातचीत करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है जो आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है, छोटा है, और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाऊँगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उतना तक मैं पढ़ाऊँगा जहाँ तक आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, एक लेड चैम्बर, ठीक है, एक लेड चैम्बर में, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। ठीक है, एक लेड चैम्बर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। ये हमारा क्या है, कोई लेड चैम्बर है, इसमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेड चैम्बर। लिखते चलो साथ में ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि लेड का कोई बॉक्स ले लिया हमने, इसमें क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा। किसको रखा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा, और थोड़ा सा ऊपर में हमने क्या कर दिया, इसको ओपन रखा। क्या कर दिया, इसमें हमने थोड़ा सा ऊपर से ओपन रखा, ताकि हम लोग जो इससे रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको हम लोग पहचान सके कौन क्या है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, एक लेड का चैम्बर लिया गया जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया। किसको रखा गया, रेडियो एक्टिव। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आएगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा गया, और दो प्लेटें रखी गई। क्या, दो प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, यानी बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। कनेक्ट कब करेंगे, जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। आए समझ में, एक बार और समझो। एक लेड का चैम्बर, यानी कि लेड का बॉक्स लिया हमने। ठीक है, क्योंकि अगर लेड का बॉक्स लेंगे इससे रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएंगे, सिर्फ जहाँ पे हमने ओपन रखा वहीं से रेडिएशन निकल पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में रख दिया, और हमने इसको दो प्लेट से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और यहाँ पे हमने एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस रख दिया जो स्क्रीन का काम करे, क्योंकि रेडिएशन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, है कि नहीं, देख नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे रेडिएशन निकल के जिधर जाएंगे तो वहाँ पे स्पॉट बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा, जिससे पता हो जाएगा कौन सा किधर पार्टिकल कहाँ पे आया हुआ है। यानी कि स्क्रीन का काम कर रहा है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। लिख लो यहाँ पे, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और ये क्या है, प्लेट्स हैं बैटरी के। अब जैसे ही, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हुआ, तो ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि भाई ये यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, तो इसमें से अल्फा बीटा गामा निकलेगा ही निकलेगा। तो ये देखा गया, क्या देखा गया, कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज निकले तो कहाँ गए, जैसे ही यहाँ से कुछ रेज निकले तो कुछ इधर की तरफ गए, कुछ निगेटिव प्लेट की तरफ गए, कुछ पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और कुछ एकदम सीधे चले गए।
यानी कि 3 प्रकार के रेज निकले यहाँ से, 3 प्रकार के रेडिएशन निकले। एक रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला गया, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन जाता है? जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका नाम बीटा रख दिया गया। किसका क्या नाम रख दिया गया? बीटा रख दिया गया। और एक रेडिएशन कहाँ गया? निगेटिव प्लेट की तरफ। निगेटिव की तरफ कौन जाता है? जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो यानी कि इधर जो गया इसका नाम रख दिया गया अल्फा। क्या रख दिया गया? अल्फा। और एक रेडिएशन कहाँ चला गया? सीधे, यानी कि कहीं पे कोई डेविएशन नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे चला गया, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसे क्या बोल दिया गया? गामा बोल दिया गया। आए समझ में? कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो 3 पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। कैसे? आपको ये एक्सपेरिमेंट है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज़ें हुई आपको। अब डायरेक्टली हम लोग बातचीत करते हैं कि जो अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, क्या होते हैं ये, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, पूरा इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि कोई बहाना नहीं कि हिंदी नहीं तो इंग्लिश नहीं, सब कोई देख सकता है। हिंदी वाले भी देखें, इंग्लिश वाले भी देखें, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सब लोग देखें इस चीज़ को। अब एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे बहुत बेसिक तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्योंकि देखा आपने निगेटिव प्लेट की तरफ ये चले गए थे। निगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जो पॉजिटिव होगा वही जाएगा। क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। चार्ज कितना होता है? +2 चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होता है, पता है क्या बेटा, ये हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। किसका? हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर। इसका मतलब आपको पता है हीलियम जो होता है एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। तो चार्ज कितना हो जाएगा? आपको पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं हीलियम के न्यूक्लियस में, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन कितना? 4 - 2 2। ये मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया था कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते हैं। आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो 2 है ना, 2 प्रोटॉन यानी 2 × आप देख पा रहे चार्ज कितना हैवी होता है। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। चार्ज कितना हो जाएगा? इतना चार्ज होता है, 2+2 चार्ज होता है। यानी कि 2 × इतना चार्ज किस पे होता है? अल्फा पार्टिकल पे होता है। आपको ध्यान रखना कितना हैवी पार्टिकल होगा ये। आए समझ में? इसके मास नंबर की बात करें, मास नंबर यानी अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? तो 4 AMU। क्योंकि देखो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, इसका मास कितना हो गया? 4 हो गया। अल्फा पार्टिकल का मास कितना हो गया? 4। अगर किसी भी न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो समझ लेना कि उस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकला है। जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकले तो समझ लेना वहाँ से क्या निकला है? अल्फा पार्टिकल निकला है, ठीक है। हम चाहें तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 और ये भी लिख सकते हैं, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये वाला बेसिक बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में क्योंकि अल्फा दिखा रहा है ना यहाँ पे। आए समझ? अल्फा पार्टिकल ये होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है, ठीक। 4 AMU मास होता है इसका। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मास कितना होता है, बताएंगे 4, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है, सब नोट करते चलना, आप लोग सब नोट करते चलना। मैं आगे बात करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट कैन आयोनाइज द गैस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर। इसका मतलब इट हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर, ठीक है, रेदर देन
बीटा एंड गामा, या फिर हम कह सकते हैं कंपेयर टू बीटा एंड गामा। सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा का होता है बीटा और गामा से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर किसके पास है, तो अल्फा के पास। क्यों आयोनाइजिंग का मतलब क्या कि किसी भी गैस से इस अल्फा पार्टिकल को पास किया जाएगा तो गैस पार्टिकल को क्या करेगा, ये आयोनाइज कर देगा, इस पर चार्ज ला देगा, ठीक है, यानी गैस को चार्ज कर देगा। किसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, अल्फा के पास। क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है तो ये चार्ज करते चलेगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम क्या होता है, आयोनाइजिंग पावर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मास 4m यानी कि हैवीएस्ट पार्टिकल। अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा भारी कौन है, अल्फा है, क्योंकि इसका मास देखो 4m होता है, हैवीएस्ट पार्टिकल, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एक और, ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। इट हैज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को कितने जल्दी पार कर जाए, फिर कितने मोटी परत को पार कर जाती है, छेद करके निकल जाते, उसे पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं, भेदन क्षमता। इट हैज लेस पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर यानी क्या होता है, इसके पास बहुत ही कम पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है, तो अल्फा का होता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है, हाई होता है, हाईएस्ट मास एंड लेस स्पीड। इसकी स्पीड भी क्या होती है, स्पीड कम होती है, स्पीड लेस, लिस्ट कह सकते हैं, स्पीड कम होती है, पेनिट्रेटिंग पावर भी इसकी कम होती है एज कंपेयर टू बीटा एंड गामा, ठीक है। यानी सबसे कम स्पीड किसकी होगी, अल्फा की, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होगी अल्फा की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आए समझ में, ये अल्फा पार्टिकल को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, समझ लीजिए पूरा का पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इतना बेसिक से लेकर के लेवल तक कोई पढ़ा रहा है, ठीक है। बस सीधे क्वेश्चन कराओ, ठीक है। तो क्वेश्चन से केवल नहीं होना, कंसेप्ट भी हमें बहुत ध्यान से समझना है, और कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 92, 236, क्या इसका मास नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग जेड भी कह सकते हैं, मास नंबर को ए भी कह सकते हैं। अगर इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट। इसमें से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है इसका रिएक्शन क्या बन जाएगा, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब न्यूक्लियस पूरा का पूरा चेंज होगा, ठीक है, और एलिमेंट भी पूरा का पूरा ये चेंज हो जाएगा। तो यानी कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल आपको पता है 2, 4 यही होता है अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाना। क्या, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाना, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, यानी कि 4 मास नंबर में कमी होगा और 2 इसमें कमी होगा, यानी कि जो नया एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, मान लेते हैं वाई बना, तो क्या हो जाएगा, देखो 92 है, यहाँ पे 92 है, तो 2 अल्फा पार्ट 2 मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, यानी कि 92 - 2 90 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और मास नंबर में 4 की कमी होगी, यानी 236 - 4 232, साथ में कुछ न कुछ एनर्जी भी निकलेगा। इसके बारे में बातचीत करेंगे हम आगे एनर्जी को लेकर के। इसे हम लोग डॉटर एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डॉटर, डॉटर एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब कभी भी किसी एलिमेंट से अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी और मास नंबर में 4 की कमी होगी। देख पा रहे हैं क्या हो गया, पहले 92 और 236 था, यहाँ पे 90 और 232 हो गया। आए समझ में, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा किसी भी न्यूक्लियस से तो इस प्रकार का कुछ रिएक्शन आपका होने वाला है। आए समझ में।
यानी कि ए डिक्रीजेज बाई 4 यानी कि मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा एंड जेड डिक्रीजेज बाई 2 यानी कि एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? बहुत ही बेसिक क्लास है, बहुत बेसिक क्लास, आपको एकदम समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद पूरा क्या हो रहा है, एलिमेंट चेंज हो रहा है, पूरा न्यूक्लियस चेंज हो जा रहा है। देखो वहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई हो गया, यानी पूरा न्यूक्लियस भी चेंज हुआ और एलिमेंट भी पूरा चेंज हो गया। यानी कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2 इसमें कमी करना है और 4 इसमें कमी करना है। ठीक है, मास नंबर में ये चीज़ आपको अल्फा पार्टिकल को लेकर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बीटा पार्टिकल को लेकर हम लोग बातचीत करते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को नोट करते चलना। आप लोग क्या करना, बोलो? हाँ, नोट करते चलना। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल को लेकर के। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए थे, यानी कि चार्ज कहीं के नेगेटिव होगा। यानी बीटा पार्टिकल का मतलब क्या, अगर मैं बताऊं आपको, इसको हम लोग बीटा रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा, है ना बीटा रेज। इसको हम लोग बीटा पार्टिकल को बीटा रेज भी कह सकते हैं या फिर बीटा रेडिएशन भी कह सकते हैं, या फिर बीटा रेडिएशन, बीटा रेज कह लो या फिर बीटा रेडिएशन भी हम इसे कह सकते हैं। ये कुछ नहीं है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन। ये सिंपली क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीटा पार्टिकल हम कह देंगे क्या, सिंपली इट इज एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कहें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चार्ज -1 और मास 0, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल होता है, उसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको, इस प्रकार से डिनोट करेंगे। यानी क्या है, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन ही तो है, चार्ज -1 और मास 0। आए समझ में आपको कोई से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बीटा 0 -1, इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी बीटा क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन ही है। मास कितना होता है, 0 मान लेते हैं, क्योंकि वेरी करता रहता है, क्योंकि इसका स्पीड भी वेरी करेगा तो मास भी वेरी करता रहता है। बस इतना आपको समझना है कि 0 हमने ले लिया। ठीक है, चार्ज -1 होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। पेनिट्रेटिंग पावर, जो भेदन क्षमता होगी, लिख लेते हैं। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, अभी तीनों को कंपेयर करके। पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन अल्फा एंड लेस देन गामा। यानी जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा से ज़्यादा होती है और गामा से कम होती है। ठीक है, यानी कि जो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है क्या होती है, स्पीड भी क्या होती है, स्पीड भी इसकी बात करें तो अल्फा से ज़्यादा होगी और बताओ बीटा अल्फा से ज़्यादा और गामा से कम होगी। यानी जो इसकी स्पीड होगी कितनी होगी, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीडियम में बात करें तो। ठीक है, इतना हो जाएगा इसका स्पीड। आपको समझ में आ रहा है? इसके आयोनाइजिंग पावर की जो मैं बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा के पास होता है। यानी कि हम कह सकते हैं आयोनाइजिंग पावर इज लेस देन अल्फा एंड मोर देन गामा। यानी कि अल्फा से आयोनाइजिंग पावर कम होगा और गामा से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, इसके बारे में आगे हम लोग बातचीत करेंगे। जब एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो उसमें क्या चेंज होगा। जैसे बीटा पार्टिकल, अल्फा में तो आपने देखा था कि 2 एटॉमिक नंबर में कमी आ रही थी और 4 मास नंबर में कमी आ रही थी। उस प्रकार से इमिशन जब बीटा पार्टिकल हुआ तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसमें क्या कमी आएगी उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसमें क्या कमी आएगी। बीटा पार्टिकल,
जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल एक चलते हैं X614, मान लेते हैं ये हमारा क्या पेरेंट एलिमेंट है। अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है, अगर मैं कहूँ इसमें अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसका रिएक्शन क्या बनेगा, कैसे पता करेंगे? तो आपको पता है एक बीटा पार्टिकल का मतलब क्या, -1 चार्ज 0, यानी कि एटॉमिक नंबर में एक ऐड होगा, यानी कि जो y बनेगा 6 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और मास नंबर 0 यानी मास नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी तो निकलना ही निकलना। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे। यानी कि जब एक बीटा पार्टिकल निकलेगा, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, कहे कंप्लीट करके बताओ, तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में एक की बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी, और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। आए समझ में? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मान लो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, थोरियम है हमारे पास, क्या है, थोरियम है 90, एटॉमिक नंबर 234, एक आइसोटोप है मान लो थोरियम का ये। ठीक है, अगर इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या बनेगा बताओ? एक बीटा पार्टिकल का मतलब क्या, आप आराम से कर लेंगे, जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ, इसमें एक बढ़ जाएगा एटॉमिक नंबर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बन जाता है पैलेडियम 91, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 234 का 234 ही रहेगा। आए समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा तो क्या होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं गामा पार्टिकल को लेकर के, कि गामा पार्टिकल में क्या होगा। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब देखना है। और जो भी बच्चा पूरा वीडियो हमारा देख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहते हैं आपको ऐसे ही सारी वीडियोज लाइन से मिले, तो बस क्या करना है, इस नंबर पर हम मैसेज करेंगे, या फिर कॉल भी कर सकते हैं अब 687328। आप रियल कॉन्सेप्ट का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो बच्चे पेड में देख रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप तो देख ही रहे हैं, आपको सारी चीज़ रेगुलर मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब गामा पार्टिकल की बात कर लेते हैं। सर अल्फ़ा बीटा तो बता दिया आपने, ज़रा गामा के बारे में बताओ तो जाने। हाँ जान लो। तीसरा जो हम लोग जानने वाले हैं, गामा पार्टिकल्स। गामा पार्टिकल क्या होते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं कि गामा पार्टिकल जो एक प्रकार का एनर्जी है, लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, वेव एनर्जी भी कह सकते हैं, फोटॉन्स भी कह सकते हैं। यानी क्या है, गामा पार्टिकल एक प्रकार का एनर्जी है, जिसे हम गामा रेडिएशंस भी कहते हैं। अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा निकलने के बाद न्यूक्लियस से उसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाता है, कुछ एनर्जी रह जाता है न्यूक्लियस में। ठीक है, जिससे न्यूक्लियस क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो उसी एनर्जी को जब निकालता है, ठीक है, जो निकलती है वो गामा रेडिएशन के रूप में निकलने लगती है। क्या बताया मैंने, जब अल्फा बीटा न्यूक्लियस से निकल जाता है तो कुछ एनर्जी उसमें बच जाता है, वही एनर्जी क्या निकलता है, गामा रेडिएशन के रूप में निकलता है। यानी हम कह सकते हैं जो ये होता है ना गामा पार्टिकल, इट हैज़ नो चार्ज एंड नो मास, इट हैज़ नो चार्ज एंड नो मास, ना चार्ज होता है ना मास होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए मत जाना। ठीक है, लाइक करना और कमेंट करके भी बताना और कितना मज़ा आया। ठीक है, ये ज़रूर करना भाई, कोई भूलेगा नहीं, सब लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। यानी जो गामा पार्टिकल होता है, इसके पास ना ही चार्ज होता है और ना ही मास होता है। इट हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, यानी जो भेदन क्षमता होती है सबसे ज़्यादा इसकी होती है। यानी कि इट हैज़ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, यानी अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, गामा की। यानी कि सबसे जल्दी ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इट इज़ लाइटेस्ट, इट इज, यानी कि सबसे हल्का कौन होता है, गामा पार्टिकल से सबसे ज़्यादा स्पीड भी इसकी होती है। ठीक है, क्या होती है, लाइटेस्ट एंड फास्टेस्ट स्पीड, यानी कि स्पीड क्या होती है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है बताओ, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, गामा पार्टिकल की। कितना आपको लाइट की स्पीड पता है ना, वही इसकी भी लाइट होती है, क्योंकि एक प्रकार के भी क्या है, लाइट एनर्जी ही है, फोटोन है, वेव एनर्जी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी हाईएस्ट एनर्जी वो होती है। ठीक है, लिस्ट आयोनाइजिंग पावर, लिस्ट आयोनाइजिंग पावर, क्योंकि चार्ज ही नहीं होता है,
यानी कि सबसे कम आयोनाइजिंग पावर किसका होता है, गामा का, फिर बीटा का, और सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्फा का, क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज भी उसका होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इमिशन ऑफ गामा पार्टिकल, और गामा पार्टिकल निकलता है तो क्या उसमें फ़र्क पड़ता है देख लेते हैं। आपको पता है कि ना कोई चार्ज होता है ना मास होता है, तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर ये, और एक गामा पार्टिकल निकलता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वाई बनेगा आपका वो 6 और 14 का ही होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर अगले वीडियो हम लोग सेकेंड पार्ट देखने का। थोड़ा सा ये सबका जो सार होगा, सार मतलब क्या, कंक्लूजन मैं आपको पूरे चैप्टर का थोड़ा सा बता देता हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। मैं समझ रहा हूँ वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें और मजा आने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पूरा अच्छे से जानने वाले हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर लिखता हूँ मैं, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, और केवल पूरा वीडियो देख लोगे आप ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे ही कर लोगे। बायोलॉजिकल डैमेज, ठीक है, मैं लिखता हूँ, अब समझना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। आप समझ गए होंगे, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, फिर बीटा का, फिर सबसे कम गामा का। पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का, और सबसे कम अल्फा का। बायोलॉजिकल डैमेज सबसे ज़्यादा कौन करता है, गामा करेगा, फिर बीटा, सबसे कम अल्फा करेगा। गामा क्यों करे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आया समझ में? अगर समझ में आया होगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक जरूर करना वीडियो को, और शेयर भी करना, और पहली बार आया सब्सक्राइब भी कर लेना। कहने की क्या बात है, अपने ही आदमी हो। ठीक है, और अगले पार्ट में बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, संलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड, अर्थ आयुकाल, रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में बातचीत करेंगे, और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। और लास्ट पार्ट में, तीसरे पार्ट हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप पर डाउनलोड करो, फटाफट मेरे को मैसेज करो। थैंक यू सो मच।